जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके मनपसंद YouTube चैनल नंबर 1 MCC अभिषेक सर में। कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए और सभी प्रश्नों के सही से उत्तर लिखिए अपने कॉपी में और देखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही लाजवाब शानदार होने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के संस्कृत के द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। ठीक है, शुरू हो जाइए। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे। ठीक है, लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव क्लास। देखिए, स्क्रीन के सामने आपका पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन ए है मुगल वंश काल में, ऑप्शन बी है गुप्त वंश काल में, ऑप्शन सी है मगध मध्य काल में और ऑप्शन डी है अंग्रेजों के शासन काल में। ठीक है, फटाफट से आंसर कीजिए, अपने कॉपी में लिखिए। मैं आंसर बता रहा हूं, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा मध्य काल में। मध्य काल में पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है, ये बात जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने, बहुत ही शानदार सवाल है। दूसरा सवाल, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था या किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए। पटना का पुराना नाम क्या है? यह सवाल आपके सामने है, देख लीजिए। पटना का पुराना नाम, तीसरा सवाल है पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम क्या है? ए में दिया हुआ है पुष्पपुर, बी में पटना साहिब, सी में पटना और डी में पर्वतपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्पपुर। पटना का पुराना नाम पुष्पपुर है। ऑप्शन ए पर टिक लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल है, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? ए में दिया हुआ है 100, बी में दिया हुआ है 500, सी में दिया हुआ है 1000 और डी में दिया हुआ है 700। आप लोग को बतलाना है कितने दिनों तक। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 1000 वर्षों तक। 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना के उत्तर दिशा में, ये तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और हल्का भी है। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? ए में गंगा, बी में कोसी, सी में पुनपुन और डी में सोन। आप लोग बतलाना है। तो ए में गंगा, ए गंगा हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए ए में गंगा दिया हुआ है, यही ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? पाटलिपुत्र में कौन ऐसे व्यक्ति थे जो बार बार आए थे? महावीर, दशरथ, भगवान बुद्ध, अकबर। भगवान बुद्ध जो है बार बार आए थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और लाइक करते चलिए फटाफट से। ठीक है, अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए और हमारे आंसर देने से पहले आप कॉपी में आंसर लिख लीजिए ताकि अनुमान लग सके और अनुमान लग सके कितना मेरा सही हुआ। और लास्ट में आप लोग को मैं बताऊंगा, आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि कितना आप लोग का सही हुआ। ठीक है, साथ में पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ए में शीतला देवी, बी में काली देवी, सी में पटन देवी और डी में गौरी। तो पटना की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, पटना किस नदी के किनारे? पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? बिल्कुल हल्का फुल्का सवाल है। यमुना, सोन, गंगा, फल्गु। गंगा नदी के किनारे अवस्थित है पटना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल
पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? बताइए, फटाफट से बताइएगा। गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय में, अंग्रेजों के समय में? तो यह हो जाएगा आंसर इसका गुप्त वंश काल में। ठीक है, गुप्त वंश काल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अब देखिए अगला सवाल देखिए 10 नंबर। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किस शासक के समय में आया था? ए में अशोक के समय में, बी में मुगल वंश के समय में, सी में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और डी में अंग्रेजों के समय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पटना में आया था। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है और इसका आंसर आप लोगों को बताना है। 11 नंबर, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतलिका के रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पपुर, कुशमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। 11 का बताना है तो पाटलिपुत्र। यहाँ पे देखिए पुतलिका, पुतलिका से बना है पाटली, ये याद रखेंगे। जैसे पुतलिका आ जाए तो समझ लीजिए पाटलिपुत्र। क्लियर? बिहार की राजधानी कहाँ है? ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने है 13 नंबर। कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? छठ, दुर्गा पूजा, बसंत पंचमी, गणेश पूजा। ठीक है, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? 13 का आंसर आप लोगों को बताना है। तो दुर्गा पूजा के अवसर पर दिखाई देती है कौमुदी महोत्सव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 14। किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? गांधी सेतु सड़क मार्ग यानी गांधी सेतु पुल किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अभी बिल्कुल हल्का हल्का सवाल है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा शुरू होगा। थोड़ा सा, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योगा के रचनाकार कौन है? अगर आप पूछ दे तो इसका राइट आंसर सीधा हो जाएगा कौन चीज? पतंजलि। ठीक है, योग के रचनाकार, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? यानी योग के प्रतिपादक भी अगर सवाल पूछ दे तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पतंजलि हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है शरत काल में कौन सा महोत्सव होता है? शरत काल में होता है दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा के समय में महोत्सव कौन होता था जी? वही महोत्सव होता था जिसका नाम है कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे होता था है, होता है नहीं, होता था, मतलब ये उस समय की बात है, अभी का बात नहीं है। अभी कौमुदी महोत्सव नहीं होता, अभी दुर्गा पूजा होता है, ठीक है। तो शरत काल में कौन सा महोत्सव होता था? इसका आंसर दुर्गा पूजा नहीं होकर के कौमुदी महोत्सव इसलिए हो जाएगा क्योंकि होता था, ठीक है, शरत काल में। आज शरत काल में दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा, कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? 17 नंबर सवाल है। राजवंश, गुप्त वंश, पूर्व, अशोक। तो गुप्त वंश के समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा सवाल है। व्याकरण के रचनाकार कौन है? व्याकरण के रचनाकार कौन है? पिंगल, पाणिनि, भास, बरूची। तो पाणिनि जो है व्याकरण के रचनाकार हैं, ठीक है। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे, पटन देवी कहाँ अवस्थित है? पटन देवी क्या है? पटना की पालिका देवी है, ठीक है ना। और यह कहाँ अवस्थित है? पटना में, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। पटना की पालिका देवी, पटना की पालिका देवी है, पालिका देवी है पटन देवी, पालिका देवी है पटन देवी, ठीक है। तो पटना की पालिका देवी इसका मतलब यह पटना में अवस्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर, कोई दिक्कत बोलिएगा। अगला सवाल देखिए, एशिया महादेश का लंबा पुल मतलब सेतु, सबसे लंबा पुल कहाँ है? तो है कहाँ? पटना में है। और उस लंबा पुल का क्या नाम है? नाम है, अगर नाम पूछे तो महात्मा गांधी सेतु पुल, महात्मा गांधी सेतु, ठीक है, महात्मा गांधी सेतु, ठीक है। लगभग जो है 5 या 6 किलोमीटर के आसपास में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5.75 किलोमीटर के आसपास में है। चलिए, गोलघर कहाँ है?
गोल घर कहाँ है? तो गोल घर सीधी सी बात है पटना में है। गोल घर कहाँ है जी? पटना में है। 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। गुरुद्वारा स्थित है पटना में। ठीक है, अगला, गुप्त काल में किसका उद्धार हुआ? 23 नंबर सवाल है। गुप्त काल गुप्त काल नहीं, मुगल काल में, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? ठीक है, 23 नंबर सवाल है। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पे बहुत संदेह है। अभी मैंने बताया है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे जी? बताइए कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के कौन गुरु थे? 10वें गुरु थे। अगर पूछ देगा इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म बता देंगे हम लोग, पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? पटना में हुआ था। क्लियर, कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और कौन गुरु थे? 10वें गुरु थे। किस संप्रदाय के थे? सिख संप्रदाय के थे। ठीक है, इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बनता है। देखिए सवाल देखिए 25 नंबर, गांधी सेतु कहाँ है? गांधी सेतु कहाँ है जी? पाटलिपुत्र में है। गांधी सेतु कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। पाटलिपुत्र यानी पटना। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? अगला सवाल देखिए 26 नंबर, कुटनिमतम काव्य के कवि है। ठीक है, कुटनिमतम काव्य के कवि हैं। 26 नंबर सवाल का आंसर आप लोग को बतलाना है। राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाख दत्त, कालिदास। राजशेखर, दामोदर गुप्ता, विशाख दत्त, कालिदास। बताइए दामोदर गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुटनिमतम काव्य के कवि। अगला सवाल, यूनान का राजदूत कौन था? आप लोग बतलाना है 27 नंबर, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? फायान, वेनसांग, मेगास्थनीज और इत्सिंग। तो मेगास्थनीज था यूनान का राजदूत। अगला सवाल देखिएगा फटाफट से, राजशेखर की रचना, राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा, कुटनीमत, मुद्रा राक्षस, यात्रा संस्मरण। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, काव्य मीमांसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर बात पूछ दे, अभी कुछ देर पहले एक सवाल आया हुआ है, कुटनिमतम के लेखक कौन है? ठीक है, दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त बताइएगा। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त बताइएगा। कौन बताइएगा? विशाख दत्त बताइएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़िए, देखिए कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है जी? तो सीधी सी बात है, शरद ऋतु में मनाया जाता है। शरद ऋतु में, ठीक है, कमोदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था जी? किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? तो चंद्रगुप्त के समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था। ये बात याद रखेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए अगला सवाल, अस्ति, समझिएगा, अस्ति महितल तिलकम परिभुत पुरंदर स्थानम कहां से लिया गया है? ठीक है, मंगलम वीति श्लोको पाटलिपुत्र वैभवम, अलग का था, पाटलिपुत्र वैभवम से लिया गया है, सीधी सी बात है। अगला सवाल, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दामोदर गुप्त का पूछ देगा तो कुटनिमतम बता दीजिएगा। अगला सवाल है 33 नंबर, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? वैशाली, तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र, बताइएगा। तो प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र जो था कहाँ था, बताइएगा। शिक्षा का केंद्र प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? नालंदा में था जी। कहाँ था जी? नालंदा में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है, मतलब किसके समय में शासन जो उस काल में माना जाता है? 34 नंबर सवाल है आप लोगों का, तो गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है। अब दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए हैं, बताइएगा। तो ऑप्शन बी हो जाए कुटनिमत तरणी। ठीक है, दामोदर गुप्त इसकी रचना किए हैं। अगला सवाल देखिए 36 नंबर,
विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसने कहा है? तो पाटलिपुत्र को। ठीक है, पाटलिपुत्र को पृथ्वी का तिलक कहा गया है विद्वानों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? 7वां सवाल है, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? जी पाटलिपुत्र को कहा गया है। टोटल बेस्ट पाटलिपुत्र होगा, ठीक है ना। अब स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? जी तो पाटलिपुत्र है। स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? पाटलिपुत्र है। और इसका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? जी पाटलीग्राम, पाटलीग्राम। और गौतम बुद्ध का कहना क्या था? गौतम बुद्ध का कहना था कि यह नगर आगे चलकर बहुत ही बड़ा नगर होगा, लेकिन हमेशा बाढ़, इस मतलब कुछ प्राकृतिक आपदाओं से हमेशा त्रस्त रहेगा, महात्मा बुद्ध ने कहा था। ये चैप्टर में दिया हुआ है, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। और 40 नंबर और अंतिम सवाल देखिएगा। अंतिम सवाल दिया गया है, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा? ठीक है, पाटलिपुत्र को। ठीक है, 40 प्रश्न सॉल्व किया गया है। अब बताइए इसमें आप लोगों को कितना नंबर मिला है 40 में? ठीक है, ये कमेंट कीजिएगा फटाफट से, कमेंट कीजिए फटाफट से और कमेंट करके बताइए कि आपको 40 में कितना अंक प्राप्त हुए हैं, कितना आप लोगों का सही हुआ है। और लाइक करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब भी कर दें जो नए आए हों। उसके बाद अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दें ताकि वे लोग भी देख लें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आगे चाहता हूँ पढ़िए मन लगा करके। जय हिंद, जय भारत।